ओके, तो लास्ट सेशन में वी हैव लर्नड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट वाज कि जब भी आपके पास एक लिक्विड का सरफेस हो, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव हो, प्रेशर हमेशा कॉनकेव साइड पे ज्यादा होता है। हमने दो पॉइंट्स लिए थे, एक जस्ट अबव द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड and another was just below the free surface of liquid. So in any case, upper convex केस में pressure at B was greater than pressure at A and upper concave के केस में pressure at A was greater than pressure at B. मतलब इंपॉर्टेंट ये है कि कॉनकेव साइड पे प्रेशर ज्यादा होता है, ये पता होना चाहिए, दैट्स इट। क्योंकि अगर ये नहीं पता तो आने वाले तीन टॉपिक आपको नहीं समझेंगे। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑलवेज, pressure on the concave side is always greater than the convex side. Good. So if you know this, we can move ahead and talk about Laplace law of spherical membrane. अब बुक्स में इसके टॉपिक का नाम दिया है एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप्स एंड बबल, बट इन रियलिटी वहां पे ड्रॉप्स एंड बबल का फॉर्मेशन एक्सप्लेन नहीं किया है, उसका स्टेबिलिटी एक्सप्लेन किया है कि एक बार अगर लिक्विड ड्रॉप बन गया या बबल बन गया तो वो स्पेरिकल क्यों होता है, तो वो एक्सप्लेन किया है, उसको हम बोलते हैं लैप्लास लॉ ऑफ स्पेरिकल मेम्ब्रेन। तो ये लॉ क्या है पहले समझ लेते हैं। तो देयर आर टू थिंग्स इंपॉर्टेंट हियर। एक, थ्रू आउट दिस टॉपिक ग्रेविटी का इफेक्ट निग्लिजिबल होगा, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी निग्लेक्टेड एंड एयर रेजिस्टेंस कैन बी निग्लेक्टेड। तो अंडर दीज टू कंडीशंस, लिक्विड ड्रॉप या फिर बबल, ड्रॉप हो या बबल हो, ये ड्रॉप और बबल विल बी स्पेरिकल इन शेप। क्योंकि अगर आपको पता होगा, अगर आप ग्रेविटी का इफेक्ट कंसिडर करते हो तो फिर बबल ड्रॉप, स्पेसिफिकली ड्रॉप जब बारिश गिरती है तो ये ऐसा दिखता है ना, it is not spherical in shape. So if you consider, if you take into account gravitational force, तो spherical shape नहीं होता, वो थोड़ा चेंज हो जाता है। तो here while talking about drops and bubbles, we will neglect the effect of gravity such that we have a drop which is spherical in shape. Number one. Okay, अब ये जो हमने लिक्विड ड्रॉप लिया है, मैं इसको दो केसेस में ही डिवाइड कर लेता हूं। तो वी विल टॉक अबाउट टू डिफरेंट केसेस। तो वी विल स्टार्ट विद टॉकिंग अबाउट ए फॉर लिक्विड ड्रॉप। राइट, तो दिस इज अ लिक्विड ड्रॉप। इसका इनिशियल रेडियस है लेट अस से आर, इनसाइड प्रेशर है पी आई और आउटसाइड प्रेशर है पी ओ। राइट, so we have a spherical drop of initial radius r, as shown in figure of course. Pi is pressure inside and Po is pressure outside the drop, and obviously pressure inside is greater than pressure outside, क्योंकि अब मैंने जैसे बताया कि कॉनकेव साइड पे प्रेशर ज्यादा होता है तो इनसाइड प्रेशर ज्यादा है, आउटसाइड प्रेशर कम है। ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग यू शुड नो। अब ऐसा है, क्योंकि प्रेशर अंदर की तरफ ज्यादा है बाहर की तरफ कम है, तो प्रेशर डिफरेंस है। सो देयर इज प्रेशर डिफरेंस व्हिच इज गिवन बाय पी आई माइनस पी ओ, दिस डिफरेंस ऑफ प्रेशर। राइट, अब ऐसा अज्यूम करो, लेट्स अज्यूम कि ये जो ड्रॉप है इसका रेडियस बढ़ गया, सो द ड्रॉप इज बिकमिंग बिगर इन साइज। तो ड्रॉप का रेडियस बढ़ गया and the change in radius is pretty small. matlab what I am trying to say is this, let me just expand this thing little bit. तो ये था आपका इनिशियल ड्रॉप विथ रेडियस r। अब ये जो ड्रॉप है इट इज अंडरगोइंग एक्सपेंशन, मतलब उसका रेडियस बढ़ रहा है, और रेडियस कितने से चेंज हुआ, तो दिस इज डेल्टा आर। तो रेडियस इंक्रीज हुआ स्मॉल अमाउंट से डेल्टा आर से, सो देयर इज स्मॉल इंक्रीज इन रेडियस व्हिच इज डेल्टा आर। तो न्यू रेडियस विल बी आर प्लस डेल्टा आर, क्योंकि ये जो इंक्रीज हुआ है दिस इज डेल्टा आर, दिस इज डेल्टा आर। तो न्यू रेडियस विल बी इक्वल टू आर प्लस डेल्टा आर। राइट,
So this is new radius which we are talking about, that is r plus delta r. फर्स्ट टाइम में आप सिर्फ स्टेप्स फॉलो करो, डोंट एक्सपेक्ट कि पहले टाइम में पूरा पिक्चर क्लियर होगा कि हम क्या कर रहे हैं, पर सिंपल चीज है। तो अब इनिशियल रेडियस r था, तो इनिशियल एरिया कितना होगा 4 पाई r स्क्वायर। क्यों 4 पाई r स्क्वायर? क्योंकि ये स्फीयर है, स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है। फाइनल एरिया मतलब आफ्टर इंक्रीमेंट इंक्रीज इन रेडियस, रेडियस बढ़ने के बाद उसका एरिया कितना होगा 4 पाई r प्लस डेल्टा r स्क्वायर। क्यों? क्योंकि फाइनल रेडियस क्या है r प्लस डेल्टा r, इनिशियल रेडियस क्या था जस्ट r स्क्वायर, फाइनल रेडियस क्या है r प्लस डेल्टा r, तो इसलिए आप फाइनल एरिया लिखोगे 4 पाई r प्लस डेल्टा r स्क्वायर। अब ये जो टर्म है r प्लस डेल्टा r होल स्क्वायर, इस पे हम a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 4 पाई पहले टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म। ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव। लेकिन एज आई टोल्ड यू कि डेल्टा r इज स्मॉल, डेल्टा r अगर स्मॉल है तो डेल्टा r का स्क्वायर तो और भी स्मॉल होगा। मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ क्योंकि नंबर से इजी समझता है। मान लेते हैं, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मान लेते हैं इनिशियल रेडियस 0.1 मीटर था, मान लेते हैं, और इंक्रीमेंट इन रेडियस, इंक्रीज इन रेडियस ये है 0.001 मीटर, मतलब 10 पावर माइनस 3 मीटर। ओके, ये 10 पावर माइनस 1 है और डेल्टा r 10 पावर माइनस 3 है। मैं डेल्टा r का स्क्वायर करता हूं तो 10 पावर माइनस 3 का स्क्वायर मतलब 10 पावर माइनस 6 हो जाएगा। 10 पावर माइनस 6, लुक एट द टर्म्स हियर, यहाँ पे r स्क्वायर मतलब आपके पास आ गया 10 पावर माइनस 2, क्योंकि r था 10 पावर माइनस 1, उसका स्क्वायर 10 पावर माइनस 2। फिर डेल्टा r स्क्वायर जो टर्म है ये 10 पावर माइनस 6 है, प्लस 2r डेल्टा r 10 पावर माइनस 1 इंटू 10 पावर माइनस 3। मतलब ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 10 पावर माइनस 6 हम निग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू अदर 2 टर्म्स। ये जो ब्रैकेट है इसमें 3 टर्म है, उसमें से एक टर्म बहुत स्मॉल है तो हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यू कैन से, एंड ऑब्वियसली दिस इज समथिंग बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स दैट यू कैन निग्लेक्ट ओनली इन कंपैरिजन। तो आप ऐसा डायरेक्टली किसी को निग्लेक्ट नहीं कर सकते, ओके यू आर निग्लेक्टेड, ऐसा नहीं होता है। मुझे एक बात बताओ, जब हमारे पास एक ही टर्म है, सपोज मेरे पास एक ही टर्म है, तो मैं क्यों निग्लेक्ट करूंगा? है ही एक तो क्या निग्लेक्ट करूं, है ना। जब 3 टर्म है उसमें से एक का इंपॉर्टेंस कम है, एक का कंट्रीब्यूशन कम है, फिर हम बोल सकते हैं ओके निग्लेक्ट दिस, इट्स ऑफ नो यूज टू अस, तो हम बोल सकते हैं बट डेल्टा आर इज स्मॉल, देयरफॉर डेल्टा आर स्क्वायर कैन बी निग्लेक्टेड, in comparison with other 2 terms, basically. Therefore you will have final surface area AF equal to 4 pi r square plus 2r delta r। तो ये आपको मिल जाएगा 4 pi r square plus 4 pi into 2r delta r is 8 pi r delta r, right? अब ये सब मेहनत हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इफ यू रिमेम्बर हमने सरफेस एनर्जी नाम की एक कॉन्सेप्ट सीखी है। व्हाट डज दैट टेल यू? वो आपको बताता है कि जब भी, याद नहीं होगा तो बता देता हूं, बीकर था, सरफेस फिल्म से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नीचे आ रहे थे, उस मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस करने के लिए नीचे से मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे, वर्क डन हुआ, because you have to do work to take molecules from bottom to the top. That work done is stored in the form of energy in the surface energy. फिर हमने एक रेक्टेंगुलर फ्रेम लिया था, इसको हमने डिप किया था। कहाँ डिप किया था? इफ यू रिमेम्बर, सोप सॉल्यूशन में डिप किया था, और सोप सॉल्यूशन में डिप करने के बाद यहाँ पे फिल्म बना था। फिर हमने ये जो साइड है, इस साइड को, दिस पर्टिकुलर साइड को हमने बाय एक्सटर्नल फोर्स मूव किया। एक्सटर्नल फोर्स मूव करने से क्या हुआ कि सरफेस एरिया बढ़ा,
सरफेस एरिया कितना बड़ा, डीए से बड़ा। तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, the amount of work done to increase the surface area by amount dA, वो work done store हो गया था in the form of potential energy। वो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ था, सरफेस में था, इसलिए क्या हुआ था, सरफेस एनर्जी, राइट। तो व्हाट वी नो, जब जब सरफेस एरिया बढ़ता है तब तब वर्क डन करना पड़ता है, और वो वर्क डन स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ है, सेम ही तो हुआ है, ड्रॉप था, उसका साइज छोटा था, अब बढ़ गया साइज बढ़ गया, तो अपने आप तो नहीं बढ़ा होगा, वर्क डन हुआ होगा, तो वो वर्क डन इट इज गिवन बाय dw equal to tda, if you remember। सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, ये हमने डिराइव करके रखा है पहले। तो अब आपको समझेगा कि मैं ये ए इनिशियल ए फाइनल क्यों निकाल रहा था, क्योंकि यहाँ पे हमको डी ए मतलब इंक्रीज इन एरिया, मतलब फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया करना पड़ेगा, क्योंकि डी ए इज इंक्रीज इन एरिया विच इज फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। तो ये आपको मिल जाएगा वर्क डन dw इक्वल टू टेंशन, व्हाट इज AF, 4 pi r square plus 8 pi r delta r। What is A initial? It is 4 pi r square। So 4 pi r square, 4 pi square cancel। Therefore, you have dw work done is equal to T8 pi r delta r। Equation number 1। तो so far हमने work done find कर लिया to increase the radius by delta r amount। Okay। But we also know one more thing, that is हमको पता है कि work done is given by force into displacement। या तो आपको 11th, हमारे पास एक बॉडी है, मास m है उसका, हमने इस पे एक फोर्स F लगाया, इस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ x, मान लो, या डेल्टा x, जो भी होगी नाम। तो आप बोलते हो वर्क डन इन मूविंग द मास by amount x is force into x, force into displacement। तो यहाँ पे भी वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, पहले सरफेस था यहाँ पे, फिर बाद में इंक्रीज हो गया, और तो सरफेस का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डेल्टा आर से। डेल्टा आर इज इंक्रीज इन रेडियस, मतलब जो सरफेस है ड्रॉप का, उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा आर से, तो एफ डेल्टा आर। गुड। बट व्हाट इज फोर्स, बट यू नो व्हाट इज फोर्स, यू ऑलरेडी नो बाय डेफिनेशन, याद है ना आपको, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया, तो फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया, राइट। मैं जानबूझकर थोड़ा नीचे लिख रहा हूं उसको, देयर इज रीजन बिहाइंड इट। कौन सा प्रेशर, कौन से प्रेशर की बात हो रही है यहाँ पे, प्रेशर कहाँ से आया है यहाँ पे, यहाँ तो हमारे पास कोई टैंक नहीं है। प्रेशर हम कैसे निकालते हैं, एक लिक्विड होता है, फिर नीचे एक पॉइंट बी होता है, फिर हम बोलते हैं इस पॉइंट बी के ऊपर लिक्विड का कॉलम है, तो प्रेशर लग रहा होगा, राइट, करेक्ट। तो यहाँ पे कौन सी प्रेशर की बात हो रही है, यहाँ पे एक्सेस प्रेशर की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे इनसाइड प्रेशर ज्यादा है आउटसाइड के कंपैरिजन में, मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर है इनसाइड द ड्रॉप। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर है, यही वो प्रेशर है जिसकी वजह से एक्सपेंशन पॉसिबल है। देखो फिजिक्स में एक चीज हमेशा याद रखना, अपने आप कुछ नहीं होता है, देयर हैज टू बी सम सोर्स व्हिच इज डूइंग समथिंग। यहाँ पे क्या है, एक्सपेंशन हो रहा है, अपने आप होगा क्या, नहीं, कहां से होगा, फोर्स चाहिए, फोर्स चाहिए मतलब प्रेशर है, या तो प्रेशर कहां से है, डिफरेंस इन प्रेशर, आउटसाइड प्रेशर ज्यादा है, सॉरी आउटसाइड प्रेशर कम है, अंदर ज्यादा है, तो जो ज्यादा प्रेशर है, एक्स्ट्रा प्रेशर है, वो एक्सपेंशन करने का काम कर रहा है, इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे फोर्स इक्वल टू एक्सेस या फिर एक्स्ट्रा प्रेशर इनटू सरफेस एरिया। ओके, व्हाट इज एक्सेस प्रेशर, P inside minus P outside। What is surface area? Of course आपको पता है 4 pi r square initial surface area। Okay, ये आ गया फोर्स आपके पास। Therefore work done dW is equal to force। फोर्स क्या है आपके पास, PI minus PO 4 pi r square डेल्टा R, क्योंकि डेल्टा R तो था ही, वर्क डन में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट था। ओके, तो इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को देखते हो, तो लेफ्ट हैंड साइड वर्क डन है,
2 को देखते हो तो भी लेफ्ट हैंड साइड वर्क डन है, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड दोनों के वर्क डन है सेम है तो राइट हैंड साइड सेम होंगे। तो यू कैन से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 यू कैन से इक्वेशन नंबर 1 का राइट हैंड साइड क्या था, t 8 pi r delta r equal to p inside minus p outside 4 pi r square delta r delta r delta r गया, एक r गया, 4 1 जा 4 2 जा pi pi भी गया। तो अल्टीमेटली इसको सिंप्लीफाई करने के बाद you will get inside pressure minus outside pressure as 2t by radius, initial radius. So this equation gives you difference in pressure in the inside and the outside of a drop, and this is called as Laplace law of spherical membrane, right? So this is what you were supposed to derive. This is called as Laplace law of spherical membrane. Remember, हमने liquid drop के लिए किया है. We are not talking about bubble. Bubble के लिए change होगा थोड़ा सा, हम देखेंगे आगे. So what I will do now is once again we will repeat everything, and it is very interesting topic. So to start off with, what do we have? तो इनिशियली ऐसा है कि इनिशियली हमारे पास एक लिक्विड ड्रॉप है जिसका इनिशियल रेडियस r है, और हमको पता है कि इनसाइड प्रेशर हमेशा आउटसाइड से ज्यादा रहने वाला है इस केस में। क्यों? क्योंकि कॉन्केव साइड पे प्रेशर ज्यादा होता है कंपेयर टू कॉन्वेक्स साइड, तो प्रेशर इनसाइड इज ग्रेटर देन आउटसाइड प्रेशर। मतलब there is difference in pressure which is P inside minus P outside. Okay, अब once you know this, let us say कि ये जो drop है, and of course this is drop, this is a drop, you cannot take this as a bubble क्योंकि bubble के केस में थोड़ा सा equation में change आएगा, that I will explain क्योंकि वो भी केस हमको डिस्कस करना ही है वैसे भी। ओके, तो अब बात ऐसी है that ये जो हमारे पास ड्रॉप है इसका इनिशियल रेडियस r है, तो इसका इनिशियल सरफेस एरिया 4 पाई r इनिशियल स्क्वायर मतलब 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब हमने बोला कि लेट अस से इस ड्रॉप का रेडियस बढ़ गया बाय एन अमाउंट डेल्टा r, तो न्यू रेडियस मतलब r फाइनल इज r प्लस डेल्टा r, तो फाइनल सरफेस एरिया विल बी 4 पाई r फाइनल स्क्वायर विच इज 4 पाई r प्लस डेल्टा r का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे r प्लस डेल्टा r होल स्क्वायर पे a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई कर देंगे, तो r स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा r प्लस डेल्टा r स्क्वायर। बट as we know delta r is very small, इसका मतलब डेल्टा आर स्क्वायर कैन बी निग्लेक्टेड, तो हम डेल्टा आर स्क्वायर को निग्लेक्ट कर देंगे इन कंपैरिजन विद अदर टू टर्म्स, इसलिए आपको मिलेगा फाइनल सरफेस एरिया एज 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा आर which is equal to 4 pi r square plus 8 pi r delta r। बट अभी ये जो लिक्विड का ड्रॉप है जो एक्सपैंड हुआ वो अपने आप तो हुआ नहीं होगा, वर्क डन हुआ होगा, एंड वर्क डन इज टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया। तो ये आप लिखोगे ए फाइनल माइनस ए इनिशियल इनटू टेंशन, तो A final surface area is 4 pi r square plus 8 pi r delta r minus initial was 4 pi r square, तो 4 pi r square cancel हो गया, so you have now this equal to 8 pi r delta r into t, so this is the equation for work done, equation number 1। okay, इतना तो पता लग गया, but what we know is but work done is also equal to is also given by
work done is also given by force into displacement, force F and displacement delta R. So work done is given by force into displacement, that is F delta R. But then force is equal to excess pressure, क्योंकि फोर्स आ कहां से रहा है, हम तो नहीं लगा रहे, फिर कहां से आ रहा है, क्योंकि वहां पे एक्सेस प्रेशर है, इनसाइड प्रेशर ज्यादा है आउटसाइड के कंपैरिजन में, तो वो जो एक्सेस प्रेशर है वो फोर्स अप्लाई करेगा इनटू सरफेस एरिया, क्योंकि आपको पता है फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया, तो फोर्स इज एक्सेस प्रेशर इनटू सरफेस एरिया. गुड. So you can write down, therefore force is equal to excess pressure is inside minus outside, surface area is 4 pi r square. Therefore work done dW is equal to force into delta R, which is equal to Pi minus PO 4 pi r square delta R. ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2. अब फर्स्ट इक्वेशन का और सेकंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड दोनों वर्क डन है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल इक्वल होंगे, तो यू विल राइट T 8 पाई R डेल्टा R इक्वल टू P inside minus P outside 4 pi R square delta R. डेल्टा आर कैंसिल, एक आर कैंसिल, पाई कैंसिल, 1 जा एंड 2 जा, तो ये आपको मिल गया ओवरऑल इनसाइड माइनस आउटसाइड प्रेशर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन बाय आर. दिस इज कॉल्ड एज Laplace law of spherical membrane. This is important, and this equation gives excess pressure inside a drop. So equation 3 gives excess pressure inside a drop, and this is called as Laplace law of spherical membrane for liquid drop, of course. राइट, ये जो इक्वेशन है ना Pi माइनस PO इक्वल टू 2T बाई R, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब हम JEE नीट CET के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझेगा कितना इंपॉर्टेंट है. इट इज हाईली इंपॉर्टेंट. तो आई विल डिस्कस मेनी केसेस ऑन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. क्योंकि अब देखो, हमने जब ये पूरा का पूरा डिस्कशन किया है ना, पूरा फॉर्मूला डिराइव कर लिया हमने बोला कि लिक्विड ड्रॉप था, लिक्विड ड्रॉप का इनिशियल रेडियस R था, फिर इनसाइड प्रेशर ज्यादा है आउटसाइड से, इसकी वजह से देखो जब प्रेशर ज्यादा होता है, आप ये समझो कि प्रेशर ज्यादा होता है मतलब क्या होगा, जहां प्रेशर ज्यादा होता है ना, अभी ज्यादा प्रेशर कहाँ पे है, इनसाइड, कम कहाँ पे, आउटसाइड, तो ऐसा पुश होगा, मतलब सरफेस आउटसाइड पुश होगा, इसलिए एक्सपांशन होता है. तो प्रेशर ज्यादा होने की वजह से एक्सपांशन होता है, बिकॉज जहां प्रेशर ज्यादा है वो सरफेस को पुश करेगा. अगर उल्टा होता तो फिर ड्रॉप का साइज कम होता. बेसिकली अगर आउटसाइड प्रेशर ज्यादा होता तो ड्रॉप का साइज कम हो जाता. मैं एग्जांपल देता हूं, 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल देता हूं. देखो अगर आपको याद होगा, आपने खेला होगा आई थिंक विद दैट बॉल, एक वो येलो कलर का एक बॉल मिलता था स्पॉन्ज का, है ना. अगर आप स्पॉन्ज के उस बॉल को एक लिक्विड में, स्विमिंग पूल में या फिर नदी में बहुत नीचे ले गए अगर उसको, तो उस पे क्या हो रहा है ना, हर डायरेक्शन से प्रेशर लग रहा है बिकॉज ऑफ वाटर.
तो उस केस में उल्टा है, उस केस में इसका साइज छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ऐसा हो गया कि आउटसाइड जो प्रेशर है वो लिक्विड की वजह से भी प्रेशर, तो उस एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से वो जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, राइट। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि जब हमने ये पूरा इक्वेशन डिराइव किया, हमने कहीं भी कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि आउटसाइड एयर है क्या, आउटसाइड लिक्विड है क्या, आउटसाइड कोई और लिक्विड है, कुछ नहीं बोला। वैक्यूम है ये भी नहीं बोला, राइट। तो दिस इज अ जनरल एक्सप्रेशन व्हेन यू कंसीडर आउटसाइड इज नथिंग, ऐसा बोल सकते हो। अभी पीओ बोला है, आउटसाइड प्रेशर बोला है आपने, तो डेफिनेटली वहां पे एटमॉस्फेयर होगा या कुछ और होगा बेसिकली। ओके, सो बाकी के केसेस हम डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन। नाउ वी हैव डिस्कस्ड फॉर लिक्विड ड्रॉप, बट देन अगर बबल हुआ तो बबल भी तो हो सकता है ना। तो बबल के केस में क्या होगा? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड सिंपल थिंग ओवर हियर। मोर और लेस सारे इक्वेशंस जो है सेम रहेंगे, अपार्ट फ्रॉम अ सिंपल थिंग। तो सिर्फ ड्रॉप की जगह पे बबल है, बबल के दो फ्री सरफेस है, दिस इज इंपॉर्टेंट। So bubble in any case has two free surfaces, दो फ्री सरफेस है बबल की। तो जब आप इक्वेशन लिख रहे थे किसका, इनिशियल सरफेस एरिया, फाइनल सरफेस एरिया, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इनिशियल सरफेस एरिया, इनिशियल फ्री सरफेस एरिया 2 times of 4 pi इनिशियल रेडियस स्क्वायर, मतलब 8 पाई आर स्क्वायर। फाइनल की जब बात कर रहे थे तो 2 टाइम्स ऑफ 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 4 पाई 8 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 आर delta r plus delta r square. So delta r square will be neglected. So you will have 8 pi r square plus 16 r delta r into pi. 16 pi r delta r, क्योंकि हमने इस टर्म को निगलेक्ट कर दिया। फिर हम वापस से वही बात करेंगे, वर्क डन dw is given by t into dA, where dA is final surface area minus initial surface area. So you will have dw equal to t 8 pi r square plus 16 pi r delta r minus 8 pi r square। ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपको मिल गया dw इक्वल टू 16, तो t इंटू 16 पाई r डेल्टा r। व्हाट डू यू नोटिस, यहाँ पे इक्वेशन 1 में 8 था और बबल की इक्वेशन 1 में 16 है, मतलब डबल हो गया 2 टाइम्स, राइट। अब ऐसा करो, आपको देखो, द थिंग इज यू कैन डू लाइक दिस, या तो आप ऐसा कर सकते हो या फिर आप सीधा सीधा ये इक्वेशन उठा सकते हो और आप बोल सकते हो कि बबल में 2 फ्री सरफेस है, तो मैं इसी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, चलेगा। You can simply say we know that bubble has 2 free surfaces, hence work done is 2t 8 pi r delta r। तो आपका काम हो गया आसान। तो इट्स अप टू यू, आपको जैसा डिराइव करना है आप कर सकते हो। तो दिस इज हाउ यू कैन डू। अब बाकी सारी चीजें सेम ही है, सो थिंग्स आर मोर और लेस सेम। तो व्हाट आई विल डू इज, अभी यहां तक तो हमारा हो गया, तो बाकी भी सारी चीजें सेम है। फिर आपने बोला था वर्क डन इज आल्सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फिर फोर्स एक्सेस प्रेशर से आता है पी आई माइनस पी ओ इंटू सरफेस एरिया 8 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर। फिर ये इक्वेशन नंबर 2 है। फिर इक्वेशन नंबर 1 और 2, इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड सेम होगा, तो ये आपको मिल जाएगा t 16
पाई, जो भी है वैल्यू वहां पे बेसिकली r delta r whatever it is. So in any case I will skip all these steps because it is not relevant here anymore. तो ultimately आपको बबल के केस में मिलेगा inside minus outside as 4t by r. यहाँ पे 2t आता है क्योंकि ये ड्रॉप है, ड्रॉप का एक फ्री सरफेस है, और बबल के केस में यहाँ पे 4t आता है क्योंकि यहाँ पे दो फ्री सरफेसेस है. तो यू कैन इन फैक्ट डायरेक्टली से फ्रॉम हियर. गुड, इतना आपको पता होना चाहिए. यू हैव टू नो दिस. इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर for case of drop is 2t by r, and for case of bubble it is 4t by r. Okay, so this is something you should know. This is quite simple thing और आपको पता होना चाहिए. Now let us move to a new topic. तो यहाँ पे ज्यादा कुछ है ही नहीं, मतलब ओवरऑल आप लिखोगे कैसे मैंने बता दिया है आपको. थ्योरी तो मैं ऐड कर दूंगा, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं. इसमें आप बोलोगे we know that liquid drop has a spherical shape if gravity and air resistance is neglected. Consider a liquid drop of initial radius r. Let pi be the initial inside pressure and po be the outside pressure. We know that pressure on the concave side is greater than that of convex side, therefore pi is greater than po, therefore there is excess pressure inside which is given by pi minus po. Good. Up, let us say we have a liquid drop of initial radius r and now it is expanding. The radius changes by amount delta r. फिर बाकी सारा मैथमेटिक्स जो हमने किया वो सारा लिखना पड़ेगा. मतलब यहाँ पे सिर्फ एक पैराग्राफ दो पैराग्राफ थ्योरी आपको डालना है. ओके, दैट आई विल अपलोड टुडे. जो भी रिमेनिंग नोट्स है दे विल बी अपलोडेड टुडे, टाइप नोट्स. सो डोंट वरी अबाउट नोट्स, दैट इज ओके. कॉन्सेप्ट्स आर मोर इंपॉर्टेंट. एंड see intentionally sometimes I have to make you work, क्योंकि एग्जाम में ऐसा ही लिखना होता है. जो समझा है वो लिखना है, जो मैंने बताया वैसा का वैसा लिखना है. कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल. डोंट गो फॉर वेरी हाई फाई लैंग्वेज, जस्ट सिंपल थिंग. गुड. now we are going to move towards a new topic which is capillary action. मैं आज इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ इंट्रोड्यूस करने वाला हूं. बेसिक डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, बट बेसिक इंट्रोड्यूस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कैपिलरी? तो कैपिलरी एक थिन ग्लास का ट्यूब होता है. सो कैपिलरी इज अ थिन, वेरी थिन ग्लास ट्यूब विच इज ओपन फ्रॉम बोथ द साइड्स. तो बोर जैसा है. बोर मतलब दोनों साइड से ओपन है. So this is capillary. By the way, capilla ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है हेयर. ये जो कैपिलरी है ये थिन ग्लास ट्यूब है. थिन मतलब इट इज वेरी वेरी थिन, इसलिए इसको कैपिलरी बोला है. बिकॉज दे वांट टू से दैट दिस ट्यूब which is open from both the side is as thin as hair. तो बहुत पतला होता है ये. ओके, तो व्हाट इज कैपिलरी पहले तो वो देख लेते हैं. तो एज आई टोल्ड यू, कैपिलरी इज अ ट्यूब हैविंग वेरी फाइन बोर. बोर मतलब होल्स, दोनों साइड से होल. ओके, वेरी फाइन बोर, roughly 1 mm in diameter. Okay, and open at both the ends. So let us define what is capillary first. तो कैपिलरी क्या है पहले वो डिफाइन कर लेंगे, बाद में कैपिलरी एक्शन क्या है वो देखेंगे. So capillary, how do you define capillary? A tube having a very fine bore. Borewell पता है ना, वैसे ही hole, very small hole. This bore is roughly of the order of 1 mm. 10⁻³ मीटर का इतना छोटा सा उसमें बोर होता है. And this tube is open at both the ends. Is called as a capillary tube.
ओके, नाउ वन थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, कैपिलरी बहुत थिन होता है नो डाउट, लेकिन जब मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो मैं इंटेंशनली थोड़ा सा उसको बड़ा दिखाऊंगा सो दैट आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड बेसिक फिजिक्स बिहाइंड इट। अगर मैंने इतना पतला ड्रॉ कर दिया तो कुछ दिखेगा ही नहीं, तो दैट इज वन थिंग। तो अब ये कैपिलरी एक्शन क्या होता है, तो कैपिलरी एक्शन समझने से पहले लेट अस डू टू सिंपल एक्सपेरिमेंट्स। हम लोग एक कंटेनर लेते हैं, लेट्स टेक अ कंटेनर, लेट्स टेक टू कंटेनर्स, ठीक, लेट अस टेक टू कंटेनर्स। तो हमने यहाँ पे साइड बाय साइड रख देता हूँ मैं हमको। सो लेट अस टेक टू कंटेनर्स एंड ये जो दो कंटेनर है इसमें हम ऐसा करते हैं, एक कंटेनर को हम भर देते हैं मर्क्यूरी से। सो लेट्स फिल वन कंटेनर विथ मर्क्यूरी ओके, मैंने इंटेंशनली बीच में गैप रखा है, एक्चुअली कंप्लीटली फिल्ड है, सो इट इज एक्चुअली कंप्लीटली फिल्ड। तो लेट्स फिल वन कंटेनर विथ मर्क्यूरी एंड अदर कंटेनर, आपको पता है मर्क्यूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, लिक्विड विच डज नॉट वेट अ सॉलिड, सो एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज, लिक्विड विच डज नॉट वेट अ सॉलिड। दूसरा, लेट अस फिल विथ अ लिक्विड ऑफ द टाइप विच वेट्स अ सॉलिड, या तो फिर वाटर या फिर केरोसिन। तो लेट अस फिल द अदर कंटेनर with either a liquid which partially wets a solid जैसे केरोसिन, or which completely wets a solid जैसे water. Now what we will do is, अब हम ऐसा करेंगे, अब हम इसमें कैपिलरी इंसर्ट करने वाले हैं। So what we will do is, हमने दो कंटेनर लिए, एक में मर्क्यूरी फिल किया, मतलब लिक्विड फिल किया which does not wet a solid, ओके, और दूसरे में हमने ऐसा लिक्विड लिया विच पार्शियली और कंप्लीटली वेट्स अ सॉलिड। तो व्हाट डू वी नोटिस आफ्टर अ व्हाइल, थोड़ी देर के बाद इंसर्ट किया तो हमको दिखेगा मर्क्यूरी के केस में कैपिलरी के अंदर लिक्विड का लेवल नीचे आ गया है। सो देयर इज fall in the level of liquid inside the capillary when the meniscus is convex, मतलब it is for the type of liquid which does not wet a solid। आपको याद होगा meniscus convex कब बनता है, जब angle of contact obtuse होता है, मतलब mercury type of liquids के लिए। तो जब हमने एक टैंक में, एक कंटेनर में लिक्विड लिया था ऑफ द टाइप ऑफ मर्क्यूरी, उसमें जब हमने एक कैपिलरी इंसर्ट किया तो कैपिलरी के अंदर लेवल नीचे हो गया कंपेयर टू आउटसाइड। एंड इन द अदर केस, इफ यू इंसर्ट capillary inside a liquid which partially wets a solid like kerosene or completely wets a solid like water, तो इस केस में लिक्विड का जो लेवल है कंपेयर टू आउटसाइड वो बढ़ जाता है। तो इन सच केसेस देयर इज राइज इन द लेवल ऑफ लिक्विड। और आपको पता है कि यहाँ पे मिनिस्कस बनता है कॉनकेव, तो मैं थोड़ा कॉनकेव मिनिस्कस दिखा देता हूँ यहाँ पे। सो यू ऑलरेडी नो द मिनिस्कस सो फॉर्म्ड हियर इज कॉनकेव। इसको बोलते हैं राइज ऑफ लिक्विड इनसाइड कैपिलरी। तो ये जो हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इनसाइड कैपिलरी is called as capillary action. So basically, what is capillary? Fine tube open at both the ends with a fine bore, small hole है जिसका diameter 1 mm है। जब आपने
इस पर्टिकुलर कैपिलरी को मर्क्यूरी में डिप किया तो कैपिलरी के अंदर मर्क्यूरी का लेवल कम हो गया। अगर आपने इसको केरोसिन या फिर वाटर में डिप किया तो कैपिलरी के अंदर लिक्विड का लेवल बढ़ गया कंपेयर टू आउटसाइड। तो इसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरिटी और कैपिलरी एक्शन। सो द फेनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड, rise in this case, fall in this case. The phenomena of rise or fall of liquid inside a capillary when it is dipped in the liquid is called as capillarity or capillary action. तो अभी पहले तो देख लेते हैं कि कैपिलरिटी या कैपिलरी एक्शन क्या होता है। सो कैपिलरी एक्शन और इन सिंपल लैंग्वेज capillarity. So the phenomena of rise or fall of a liquid inside a capillary tube when it is dipped in a liquid is called as capillarity or capillary action. Okay, and as I told you, for the case of mercury, so if one end of a capillary is dipped in a liquid which does not wet a solid, of course example is mercury. So example glass mercury, solid मतलब glass और mercury या तो सिर्फ mercury लिखोगे तो भी चलेगा। So example is mercury. Okay, तो इस केस में क्या होगा? If one end of a capillary is dipped in a liquid which does not wet a solid, example mercury, the level of liquid falls. The level of liquid falls inside the capillary. Inside the capillary. Similarly, you can say if one end of a capillary is dipped in a liquid which partially or completely wets a solid, which partially or completely wets a solid, partially or completely wets a solid. Example पता है आपको केरोसिन और वाटर। सो पार्शियली कौन वेट करता है? केरोसिन और वाटर wets completely. The level of liquid rises inside the capillary. Right. So this phenomena, interesting phenomena, is called as capillary action. Why interesting? क्योंकि आपके आजू बाजू इर्द गिर्द in the surrounding you find this thing happening quite a lot. आपने बहुत जगह पे, in fact some of you might
be noticing it every day without realizing. आप हर दिन ये चीज नोटिस करते होंगे but without realizing. So what is your assignment for today? Your assignment for today is assignment. Find real life examples, not practical, मतलब I'm not talking about laboratory में, real life. Find real life examples of capillary action. This is going to be assignment because that's why you will be more interested in knowing physics. Okay, तो अब capillary क्या है? It should be very clear. Capillary action क्या? It should be very clear. So capillary is a tube, thin tube with a very thin hole inside, both ends open. जब इसको आपने लिक्विड में डिप किया तो या तो लेवल इनसाइड द कैपिलरी कम हो जाएगा या फिर बढ़ जाएगा डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ लिक्विड. ओके, तो ऐसा क्यों होता है? व्हाई डज दिस थिंग हैपन? ये नीचे क्यों हुआ लेवल, या फिर लेवल ऊपर क्यों हुआ? ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में. वी विल गो इनटू डिटेल फिजिक्स ऑफ इट कि व्हाई इज दिस थिंग हैपनिंग. Right, so for today this is sufficient and I will leave you with a very interesting assignment, that is find real life examples. So we'll stop here for today.